नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स के वार्षिकांक 2025 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस करंट अफेयर के इस वार्षिकांक में 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और हम इन सभी 18 प्रैक्टिसों को एक-एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस कड़ी का हम चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे कि कथन दिया गया है, कथन और कारण दिया गया हुआ। कथन ए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। तो कथन और कारण करके इसको हम चेक करेंगे। कारण है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। इस कूट में हमें चयन करना है कि कौन सा कूट सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये कूट जो है गलत है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए सही है अर्थात कथन सही है, आर यानी जो रीजन दिया है वो गलत है। तो कैसे गलत है ये? क्योंकि डिजिटल पहुंच, ये जो डिजिटल एक्सेस का जो अधिकार दिया गया है यह केवल एक नागरिकों के लिए वाणिज्यिक सेवा नहीं है, बल्कि डिजिटल पहुंच आर्टिकल 21, 14, 15 तथा आर्टिकल 38 के तहत कमजोर समूहों के लिए सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व है। इसलिए विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन कौन सी है? तो ये विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तो किस्म यहाँ पे दिया है पूसा DST राइस 1 तथा दूसरी जो किस्म है DRR धान 100 यानी जिसके शॉर्ट फॉर्म में जिसको कमला भी कहा जाता है। तो पहली किस्म में पूसा DST राइस 1 है और दूसरा किस्म है DRR धान 100 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह मेजबानी जो है ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दुबई में स्थापित करने की घोषणा की गई। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य ये मिजोरम को घोषित किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये किस कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया है? तो एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसी के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसके तहत मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर गोवा है तथा तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें लद्दाख जो है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह अमेरिका के द्वारा पास किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? यह अमेरिका ने पास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? ये 1.9 हो गई है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम का संबंध जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से है और ये किसके तर्ज पे बन रहा है? तो इजराइल का एक रक्षा कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम और इसी के तर्ज पर संयुक्त राज्य अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है गोल्डन डोम। और हाल ही में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम अनाउंस किया गया है जिसका नाम है सुदर्शन। ठीक है, तो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है, अभी बना नहीं है, उसका नाम है गोल्डन डोम और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो कथन दिया हुआ है कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं पर यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है, यह कथन गलत है। तीसरा कथन है, पिछली पूर्ण
जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी, तो ये कथन भी सही है। अर्थात अगर विकल्पों के साथ जाएं तो पहला और तीसरा विकल्प कथन सही है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प 2 क्यों गलत है? तो यह निर्णय जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उनके तहत यह निर्णय लिया गया है कि जो इस बार की जातीय जनगणना होगी वह पूर्ण रूप से डिजिटली होगी। ठीक है, यह आगामी जनगणना जो है ये मार्च 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। स्वतंत्र भारत में पहली बार सभी जातियों की जो गणना है वो पूर्ण रूप से डिजिटली तरीके से की जाएगी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो इस किस डाक सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका नाम है ज्ञान पोस्ट। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न थोड़ा लंबा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो ज्ञान पोस्ट नाम से यह डाक सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में अपना स्थान बनाया है। तो ये प्रश्न कथन जो है ये सही है। अगला कथन है भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला कथन देखते हैं। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। विकल्प कथन 3 भी जो है ये सत्य है। इस प्रकार से विकल्प 1 और 3 अर्थात ए विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, विकल्प कथन 2 जो है वो क्यों गलत है? क्योंकि भारत में 6G सेवाएं 2026 नहीं अपितु 2030 तक 2020 तक चालू करने की लक्ष्य रखा गया है। तो विकल्प कथन 2 जो है इसीलिए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो ये रिपोर्ट जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो यह FAO से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। FAO अर्थात FAO का मतलब क्या होता है? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम, इटली में स्थापित है। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। एक बार फिर से सुन लीजिए। FAO मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में स्थित है और यह अर्थात FAO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। तो AI फॉर नेचर कार्यक्रम का संबंध जो है वो FAO से है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला कथन है वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है। ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ये कथन गलत है और इस कथन के साथ अगर विकल्पों को देखें तो 1 और 2 हमारा कथन सही है जो कि विकल्प सी में मेंशन है। तो अर्थात विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। कथन 3 कैसे गलत है? तो भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर नहीं है, बल्कि कर्नाटक नहीं होगा, कौन होगा? गुजरात प्रथम स्थान पर है। ठीक है, गुजरात प्रथम स्थान पर है। उसके बाद आप अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो वैश्विक स्तर पे चाइना प्रथम स्थान पे है। उसके बाद USA है, तीसरे स्थान पे जर्मनी है, चौथे स्थान पे भारत है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे USA है अर्थात अमेरिका, तीसरे स्थान पे जर्मनी है, चौथे स्थान पे भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यह डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो यह बाल तस्करी से संबंधित है जो CBI के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो यह चीन और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यह चीन और वियतनाम का सैन्य अभ्यास था जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? उस संस्था का नाम बताना है, तो इस संस्था का नाम है फ्यूचर शिफ्ट लैब। संस्था का नाम है फ्यूचर शिफ्ट लैब। इस संस्था से मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो यह ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग की साझेदारी से बनाया गया है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्नों को एक बार फिर से सुनिए कि देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो यह ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग की साझेदारी से बनाया गया है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम है ऑपरेशन अभ्यास, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत अपनाया जा रहा है या बनाया जा रहा है? बिहार का पहला जो पैसेंजर टर्मिनल है किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इन अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, यह कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है, ये कथन सही है। तो प्रथम कथन और तृतीय कथन सही है। इस हिसाब से अगर विकल्प का चयन करें तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इस प्रश्न की चर्चा करें तो बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का जो लगभग 35% हिस्सा तो प्राप्त ही होता है। अगर संख्या की बात करें तो बिहार में लगभग डॉल्फिन मछली की जो संख्या है 2220 है। वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या जो है वो 2397 है, ठीक है। और यहाँ पे कथन 2 जो है गलत क्यों है? क्योंकि इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों में सर्वे नहीं किया गया है, बल्कि 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। इस डेटा को आप लोग याद रखेंगे, 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। इस हिसाब से जो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। रोहित शर्मा ने हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। वहीं पे हाल ही में अगस्त 2025 में देखें तो चेतेश्वर पुजारा जी ने भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है तथा सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। अगला कथन पढ़ते हैं, यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, यह कथन सही है। अगला कथन है, इसका लाभ जो है राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, ये कथन भी सही है। तो इस प्रकार से कथन 2 और 3 सही है, विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो यह द्वितीय स्थान पे है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने महज 35 गेंदों में शतक बनाया है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें अगर आईपीएल 2025 की, तो यह आईपीएल का 18वां संस्करण था, जिसका फाइनल मैच का आयोजन जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसके फाइनल मैच का आयोजन हुआ था। और फाइनल मैच आरसीबी अर्थात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया था। इसके अलावा अगर देखें तो विजेता टीम कौन थी? तो आरसीबी इसमें विजेता टीम रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 83 स्वर्ण पदक जीते हैं, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया गया, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो एक एक करते कथनों को पढ़ते हैं। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यातन में 40% अधिक योगदान है, कथन सही है। अगला कथन है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला कथन है सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है, ये कथन भी सही है। वर्तमान में भारत में लगभग 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, ये कथन जो है ये गलत है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। तो इस इंटरफेस का नाम बताना है। इस इंटरफेस को किसने बनाया है? तो यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बनाया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। तो कथन एक कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्लावर्ड द्वीप समूह में स्थित है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं, ये कथन भी सही है। तो विकल्प देखें तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 60% लोग जो हैं वो आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। आर्थिक मानव विकास रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह रिपोर्ट जो है यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में अगर देखें तो पहला स्थान जो है आइसलैंड को मिला है, वहाँ पे अगर कथन 2 देखें तो यह वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पे है, यह कथन सही है। और इसके बाद अगला कथन है कि भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया है, ये कथन भी सही है। भारत एचडीआई के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, ये कथन भी सही है। अर्थात कथन बी, सी और डी ऑप्शन जो है ये सही है। ऑप्शन ए जो था ये गलत है और यही इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन ए जो है ये सही नहीं है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं बल्कि यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान जो है आइसलैंड को मिला है और भारत को 130वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई जा रही है? तो यह रावी और ब्यास नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवास का 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध भारत के परमाणु वैज्ञानिक के संबंध से था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये बानू मुश्ताक को पुरस्कृत किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। यह समझौता जो है चिली के साथ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि
हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमिक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ऑरेंज इकोनॉमिक का जो संबंध है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से है, अर्थात विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यह समझौता किया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? तो यह मई 2025 जिनेवा में अपनाया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इस पोर्टल का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो यह अमित शाह ने किया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर डैश हो गई है। जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है, तो ये देखिएगा तो 1900 दशक से जो भारतीय समुद्र तट की लंबाई थी वो 7516.6 किलोमीटर 60 किलोमीटर मापी जाती थी, लेकिन वर्तमान के हुए सर्वे में ये जो लंबाई है इसमें वृद्धि हुई है। और ये पूछा गया है कि कितनी की वृद्धि हुई है, मतलब अब कितनी ये लंबाई हो गई है। तो ये विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। 11,098.81 किलोमीटर अब इसकी लंबाई हो गई, यानी ये 7000 से बढ़ के आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लंबाई जो है ये 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो ये संख्या जो है 2220 है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस सीरीज़ के अगले प्रैक्टिस सेट में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।